गुड इवनिंग प्यारे बच्चों अपने क्विक रिवीजन सेशन में अपन पढ़ते हैं अपने अध्याय नंबर 10 में, जिसका नाम है बिंदु पथ। ठीक है, अभी इस सेशन में, इस लेक्चर में अपन देखेंगे अध्याय नंबर 10 और अध्याय नंबर 13 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो अपने पास ये जो अध्याय नंबर 10 है वो अपने पास टोटल 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर, मार्क्स का। इसमें से एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बिंदु पथ का। इसका पूछा जाता है बिंदु पथ का। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये यूनिट नंबर 6 चल रही है अपनी, ठीक है, ज्यामिति वाली, जिसका और एक 3 नंबर का क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने पास बिंदु पथ में से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 4 नंबरों के। ठीक, अब अपन देखिए बिंदु पथ होता क्या है, लोकस। ठीक है, बिंदु पथ तो प्यारे बच्चों क्या है? बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या होता है? समूह है। समुच्चय का मतलब आपके पास है समूह है, जो कि दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो, क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है। बिंदु पथ कहलाता है। ठीक है, मतलब अब आपको ये सर ये क्या है? ठीक है, मैंने बता दिया आपको बिंदु पथ या लोकस क्या होता है। इसका आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, परिभाषा क्या है? बिंदुओं का एक समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जो दिए गए प्रतिबंधों, मतलब उसमें कंडीशन दी हुई होगी, यदि उस स्थिति कंडीशन को वो फुलफिल करता है, मतलब संतुष्ट करता है, तो जो उस प्रतिबंध में जो बिंदुओं का समुच्चय आता है, मैंने कहा ना बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय, बिंदुओं का समूह होगा, बिंदुओं का क्या होगा? समूह होगा, जो दिए गए प्रतिबंध, मतलब उसमें आपके पास कंडीशन दी हुई होगी कि वो बिंदु इस प्रकार होनी चाहिए, वो जो समुच्चय बन रहा है वो इस प्रकार का होना चाहिए। यदि वो प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले जो बिंदुओं का समुच्चय है, वही क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आपके पास 10.1 प्रश्नावली में अपने पास 2 थ्योरम है, 2 प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय 10.1, पहले मैं आपको इसमें प्रमेय 10.1, ठीक है प्यारे बच्चों, में यहाँ पे आपको प्रमेय आपके पास दिया है, सिद्ध करना है, वो बाकी सारा आपको देखना है। मैं आपको सीधी यहाँ पे उत्पत्ति बता देता हूं, क्योंकि हमें रिवीजन करना है, तो रिवीजन के अकॉर्डिंग अपने पास टाइम ऑफ पीरियड की लिमिट फिक्स है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी मैं आपको इसकी उत्पत्ति मैं आपको पूरा ब्रीफली समझा दूंगा, उसका कथन क्या है, ठीक है, और उसकी उत्पत्ति मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए अपने पास 10.1 प्रमेय है, वो क्या है कि दो बिंदुओं अपने पास 2 बिंदु हैं ए और बी, 2 बिंदुओं से समदूरस्थ, अपने पास 2 बिंदु ले लो ए और बी, ठीक है, इन 2 बिंदुओं से समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित, तो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ, तो हमने मान लिया कि ये जो सी बिंदु है वो ए और बी बिंदु से क्या है? समदूरस्थ है। ठीक है, तो आप पहली थ्योरम है क्या कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो ये मिलाने वाला रेखाखंड हो गया है बी, तो मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। अब आप ध्यान से सुनिए वो कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से प्रमेय सुन लीजिएगा। 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, अब बिंदु पथ का मतलब ये वही बिंदु का समुच्चय। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 बिंदु हैं ए और बी, इनसे जो समान दूरी पर स्थित जो बिंदु है, उन समान दूरी पर स्थित जो सभी बिंदु का मतलब मैंने अपने सी यहां ले लिया, क्या यहां वाला बिंदु भी तो हो सकता है जो इन दोनों से समान दूरी पर हो? क्या ये वाला बिंदु भी तो इन दोनों से समान इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, ये वाला, तो जो इन बिंदुओं का जो समुच्चय बना, मतलब समूह बना, वो समूह है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजित करता है या लंब समद्विभाजित होता है। तो बिल्कुल हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये रेखाखंड है या जो ये रेखा है, जो इनका समुच्चय बन रहा है, तो ये समुच्चय क्या करता है? इसका लंब समद्विभाजित करता है। हमने ए को सी से मिलाया और बी को सी से मिलाया, और ये दोनों क्या है? दूरियां समान है, क्योंकि अपने पास समान दूरी दे रखी है। अब ध्यान से सुनना, अपन यहाँ पर डी बिंदु ऐसा लेके चल रहे हैं, ये जो डी बिंदु हमें प्राप्त हुआ है वो डी बिंदु क्या है? आप मुझे बताइए
कि आपके और मेरे बीच में, आपके और मेरे से कोई एक आदि व्यक्ति समान दूरी पर स्थित है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहां हूं और आप यहां हो, ठीक है, हम पहले दोनों के बीच से अपने पास ये जो व्यक्ति है वो समान दूरी पर है, वो जैसे जैसे आगे चलेगा अब भी उसकी दूरी समान है, दूरी समान है, दूरी समान है, तो यहाँ एक बिंदु ऐसा आएगा ना जो इससे, मेरे से और आपसे दोनों से क्या होगा, समान दूरी पर होगा। तो इसी प्रकार अपन ने ये भी यहां से ये लिया है कि यहां से अपने पास क्या है कि ये जो बिंदु डी है, वो बिंदु डी इन समुचे में से, इस बिंदु पथ में से ऐसा बिंदु है जो ए से भी समान दूरी पर है और बी से भी समान दूरी पर स्थित होगा कि नहीं होगा। ये तो कंफर्म है कि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु ऐसा भी आएगा जो अपने पास ए से और बी से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। तो अपन ने मान लिया वो बिंदु कौन सा है, डी। अब हमें सिद्ध करना है कि जो सी डी है, हमने कहा था ना सी डी क्या हो गया, सी डी हो गया इन जो समदूरस्थ बिंदुओं का समुच्चय जो समूह है उसको मिलाने वाला, समूह को मिलाते हुए एक लाइन खींची गई है। तो ये जो लाइन है, जो ये बिंदु का समुच्चय है और ये बिंदु का समुच्चय क्या करता है, इसका लंब, ठीक है, लंब, ठीक है, लंब अर्धक होता है। क्या है, लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक होता है। तो समद्विभाजक तो आपको समझ में आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि एडी बराबर क्या है, बीडी है, एडी बराबर बीडी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने डी ऐसा बिंदु मान लिया जो ए से और बी से क्या है, समदूरस्थ है। अब हमें केवल इतना सिद्ध करना है कि ये जो कोण है सी डी ए और सी डी बी ये कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। यदि ये दोनों 90 डिग्री ये अपन ने सिद्ध कर दिए तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर ये सी डी है वो ए बी का लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक है। और लंब अर्धक होगा इसका मतलब सी डी क्या है, वो उन बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक है। और आपको पता है जो रेखा बनती है या जो रेखाखंड बनता है वो अनंत बिंदुओं से मिलते हुए बनता है, ठीक है। तो अनंत बिंदु मतलब यहाँ पे इनमें बहुत सारे बिंदु हैं जो ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। तो ये इनका बिंदु पथ है, वो इनका लंब समद्विभाजक होगा। तो अपने पास हमने मान लिया कि माना कि डी बिंदु, माना कि डी बिंदु डी इस प्रकार है, बिंदु डी इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि एडी बराबर क्या होगा, बीडी होगा, ठीक है। एडी बराबर बीडी होगा, मतलब ये डी क्या है, इसका मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण सी, आप एडीसी ले लो, एडीसी बराबर कोण बीडीसी बराबर कितने डिग्री है, सिद्ध करना है 90 डिग्री का। ये हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। और हमें और क्या सिद्ध करना था कि एडी बराबर बीडी भी था, ये हमें सिद्ध करना था। लेकिन हमने जैसे ही इनका बिंदु पथ बनाया तो हमने डी ऐसा बिंदु ले लिया जो इनसे दोनों से समान दूरी पर है। ले लिया नहीं, होगा भी, क्योंकि ये इनसे समदूरस्थ तो है ना, ये पथ किसका, समदूरस्थ का, ठीक। तो यहां पर हमें उत्पत्ति, पहली बात, क्या एसी बराबर बीसी है, उत्पत्ति में आप देखिए प्रूफ में, क्या एसी बराबर बीसी है, दिया है, क्योंकि ये सी बिंदु है वो इन दोनों से ए और बी से समदूरस्थ है, इसलिए एसी बराबर बीसी है। क्या एडी बराबर बीडी है, हमने, आप रचना ले लो, चाहे हमने रचना से हमने रचना कर ली कि डी ऐसा बिंदु था जो क्या था, ए और बी से समदूरस्थ है, ठीक है। तो सीडी, जैसे हमने सीडी को मिलाया तो सीडी वो बिंदु का बिंदु पथ बन गया जो क्या होगा, इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ होगा, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो लंब अर्धक हो जाएगा। अब एसी बराबर बीसी है, एडी बराबर बीडी अपने रचना से ले लिया, और सीडी बराबर सीडी दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों किसमें, अपने पास उभयनिष्ठ है। किसमें है ये सारा सिस्टम, ये सारा सिस्टम है त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज बीडीसी में, बीडीसी में। तो आप सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज बीडीसी में एसी बराबर बीसी है, एडी बराबर बीडी है, सीडी बराबर सीडी उभयनिष्ठ है। तो अपने पास ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 क्या हो गए, सर्वांगसम। किस नियमानुसार, एस एस एस, भुजा 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 नियमानुसार क्या हो गए, सर्वांगसम। और जब सर्वांगसम हो गए तो अपने पास क्या हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण ए डी सी बराबर कोण बी डी सी, ये कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास चूंकि इसलिए त्रिभुज एडीसी सर्वांगसम हो गया था त्रिभुज बीडीसी। ये तीनों रीजन अपन ने दिए थे ना, इसके अनुसार इसलिए ये दोनों सर्वांगसम हो गए थे। किस नियमानुसार, एस एस एस, एस 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 नियमानुसार। इसलिए ये क्या हो गया, अपने पास कोण जो एडीसी है और वो कोण बीडीसी के बराबर हो गया, किससे, सीपी सीटी से।
CPCT से। ये अपने मॉर्निंग में देखा था, जो अपना सेशन चल रहा था 12वां, ठीक है, व्रत, उसमें अपने सर्वांश में आया था, तो मैंने आपको बताया था ना CPCT। तो वहीं यहाँ पर कि ADC बराबर क्या हो गया, BDC। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, और दोनों कोण बराबर हैं, और ये रेखी कोण युग्म में है, तो दोनों कोण 90-90 डिग्री ये आ जाएंगे, क्योंकि रेखी कोण युग्म का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। आगे यहाँ तक समझ में कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये क्या है, अतः इसलिए CD इस AB का दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा खंड का क्या है, लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक है, और ये हमने सिद्ध कर दिया। इसकी जो 10.2 पर में है, 10.2 पर में है, वो 10.2 पर में देखिए आप अपने पास 10.2 पर में आपकी जो बुक है उसके कवर पेज पर भी है, ठीक है। कवर पेज पे क्या है कि जो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, मतलब अपन कहेंगे कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, अपने पास 10.2 थ्योरम है इसकी, वो देखिए, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, ये अपने पास दो प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, ठीक है, तो आप इसका नाम ले लीजिए यहाँ पे, ये बिंदु A तक, इसको A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो, इसको D ले लो, ठीक है। अपने पास दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, जो कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, O। इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, अब अपना आप समदूरस्थ बिंदु किधर भी ले सकते हो आप। इस आपके पास यहां पर कितने स्लॉट बन रहे हैं, कितने पार्ट बन रहे हैं, 4 भाग, इन चारों भागों में से आप किधर भी क्या ले सकते हो, एक बिंदु ले लो जो इन दोनों रेखाओं से क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ हो। अपन ने मान लिया कि ये बिंदु यहां पर है, बिंदु P, जो अपने पास AB रेखा ऐसे, AB रेखा, ये एरो का निशान लगा देना, और CD रेखा, ठीक है, AB रेखा और CD रेखा, इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ है ये बिंदु P। तो प्यारे बच्चों, हमें कैसे पता चला इनकी दूरी समान है, तो अपने पास दूरी है क्या इनकी, अब आप नोटिस कीजिए क्या दूरी है इनकी, इस बिंदु P की इस AB और CD रेखा से दूरी दी हुई है, नहीं दी हुई, तो दूरी निकालो। हमने कहा था ना ये समदूरस्थ है, तो इसकी दूरी तो बताओ, दूरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से दूरी के लिए, जब हमें एक बिंदु और एक रेखा, बिंदु और रेखा के मध्य की दूरी निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं, और जो लंब की लंबाई होती है वही क्या होती है, उसकी दूरी होती है। तो अपन क्या करते हैं, यहां से इस बिंदु P से इस पर लंब डाला, और इस P से यहां पर भी लंब डाला, ठीक है, हमने AB पर लंब डाला और CD पर लंब डाला। ये अपने पास आप ले लीजिए PQ और PR, हमने PQ लंब डाला AB पर और PR लंब डाला CD पर। तो जो लंब की लंबाई है अपने पास, ये PQ और PR, ये PQ और PR क्या है, समान है। क्यों ये क्या है, समान है, क्योंकि उसने ये तो कहा कि ये जो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं उनसे समदूरस्थ बिंदु होता है, तो हमने माना कि ये P बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, और ये जो समदूरस्थ बिंदु होता है वो समदूरस्थ बिंदु इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर है। और ये दूरियां कौन सी हैं, जो लंब की लंबाई होती है वही क्या होती है, दूरी। अर्थात अपने पास दिया हुआ क्या है, हमें पास दिया हुआ है कि PQ बराबर क्या है, दिया है, क्या दिया हुआ अपने पास, PQ बराबर क्या है, PR। ये समझ आ गया आपको, ये दिया हुआ है, ओके। हमने OP को मिलाया, या आप रचना कर लीजिए, हमने OP को मिलाया। अब आगे OP को मिलाने से पहले इसका पूरा स्टेटमेंट तो सुन लो, ठीक है। स्टेटमेंट क्या था अपने पास, स्टेटमेंट ये था कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं, कौन सी रेखाओं, उन दोनों जो प्रतिच्छेदी थी, उन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण का क्या होता है, समद्विभाजक होता है। कोण का समद्विभाजक होता है, मतलब यहां पर ये जो कोण बनता है पूरा, जो यहां पर BO अपने पास BOD कोण है, तो BOD कोण के समद्विभाजक करेगा, मतलब कहने का मतलब जो BOD है उसको दो बराबर कोणों में विभाजित कर देगा। कोण इसका अपने पास कोण इसका बिंदुपथ, किसका बिंदुपथ है, समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ है वो इसको, जो इस दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनने वाले जो कोण है, जो कोणों का समद्विभाजक होता है, तो इसका मतलब ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 हमें सिद्ध करके बताना है कि बराबर है कि नहीं है। तो क्या OP को मिलाने की जरूरत हुई, नहीं हुई ना, ठीक है। तो यहां से हमने माना कि जो P है, जो P समदूरस्थ है, तो अपने यहाँ पे ये सारे बिंदु
ये सारे बिंदु, जैसे ये वाला बिंदु, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे बिंदु क्या है, इनसे समदुरस्त है, इनसे ए बी और सी डी रेखा से समदुरस्त है। ये समदुरस्त इधर भी होते हैं, ध्यान रखना मेरे बच्चों, क्योंकि ये भी क्या है, ए बी है, ये क्या है, सी डी, तो ये बिंदु इधर भी तो हो सकते हैं समदुरस्त। तो ये सारे बिंदु क्या है, जो बिंदु का बिंदुपथ बन गया, तो ये बिंदु का जो बिंदुपथ बना, समुच्चय बना, वो क्या करता है, इनके द्वारा जो बनने वाले कोण है उनको क्या कर देता है, उनका समद्विभाजक कर देता है, बनने वाले कोण का समद्विभाजक कर देता है। तो यहां पर हमें सिद्ध, ये अपने पास दिया हुआ है पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है, और अपने पास ये भी दिया हुआ है कि कोण पी क्यू ओ बराबर कोण पी आर ओ बराबर कितने डिग्री का, 90 का। ये 90 का क्यों हुआ, क्योंकि हमें लंब डालना पड़ा। लंब क्यों डालना पड़ा, दूरी निकालने के लिए, इनकी दूरी समदूरस्थ है ना, दूरी तो निकालनी पड़ेगी ना, इसलिए, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि यहां पर सिद्ध करना है कि जो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 है वो बराबर है। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 का मतलब कोण क्यू ओ पी या पी ओ क्यू बराबर, चलो ये ले लो आर ओ पी, आर ओ पी, ये दोनों कोण क्या है, बराबर। यदि ये दो कोण बराबर हो गए तो अपन कहेंगे जो ये बिंदु का जो बिंदुपथ है, जो इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ थे, वो क्या करता है, इस दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनने वाले कोणों का समद्विभाजक करता है, समद्विभाजक होता है। कोई डाउट यहां तक? तो अपने पास उत्पत्ति बहुत ईजी है, हो गया ये, हो कैसे गया, हो तो यही गया, आप यहां से देख लीजिए, ये 90 डिग्री का है बिल्कुल 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आप देखेंगे त्रिभुज, आप त्रिभुज ले लीजिए दोनों, पी क्यू ओ में या पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू व त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में आप कहेंगे कोण पी क्यू ओ, पी क्यू ओ बराबर कोण पी आर ओ बराबर 90 डिग्री, ये अपने पास दिया है। ओके, यहां तक समझ आ गया, ये पी आर वाला और क्यू वाला दोनों कोण 90-90 डिग्री है। फिर आप यहां से देखिए क्या ओपी बराबर ओपी है, ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ है दोनों में, बिल्कुल है, उभयनिष्ठ है। ओपी इसमें भी ओपी है, इसमें भी ओपी है, दोनों में ओपी ओपी उभयनिष्ठ है। और ये ओपी वैसे यदि ये समकोण त्रिभुज है तो ये क्या है, कर्ण, इसके लिए भी क्या है, कर्ण, मतलब दो समकोण त्रिभुजों का, दोनों में समकोण एक कोण समकोण है दोनों त्रिभुजों में, उनकी जो समकोण है जो 90 डिग्री का है उसके सामने वाले भुजा दोनों का कर्ण बराबर है, और एक भुजा उसमें बराबर है, कौन सी, पी क्यू बराबर पी आर, ये तो समदूरस्थ था ना, इसलिए तो पी क्यू बराबर पी आर क्या है, बराबर, ये अपने पास दिया है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, दिया हुआ है। तो अपने पास तीनों, अब कौन सा नियम लग जाएगा, आर एच एस, ठीक है, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है। तो यहां से आर एच एस नियमानुसार क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांशम, तो त्रिभुज पी ओ क्यू, अब ध्यान रखना सर्वांशम लिखो तो जब आपने यहां पी ओ क्यू लिखा है तो पी ओ क्यू, तो यहां से पी ओ आर आ जाएगा, त्रिभुज पी ओ आर। यहां दोबारा मिला लीजिए, क्यू के इक्वल आर, क्यू के इक्वल आर, ठीक है, ओ ओपी, ओपी बराबर ओपी, ठीक है, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू पहला तीसरा पी आर, बिल्कुल ठीक है अपना, ठीक है। तो अपने पास ये कौन से नियम से हो गए दोनों सर्वांशम, आर एच एस नियमानुसार, आर एच एस नियम से हो गया यहां तक, कोई तकलीफ यहां तक नहीं ना, आर एच एस। अब जब ये दोनों बराबर ही हो गए, मतलब सर्वांशम हो गए, तो इनके बनने वाले जो सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये अपने पास देखो पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू किसके बराबर हो गया, ओ किसके बराबर होगा, ओके, और ये तो मैं सिद्ध करना था, या आप क्यूओपी ले लो या आरओपी है, तो कौन कौन सा, ओ, तो अपने पास दोनों ओ वाले कोण क्या हो जाएंगे, बराबर, इसलिए आप कोण क्यूओपी बराबर हो गया कोण आरओपी, किससे, सीपीसीटी से, किससे हो गया अपने पास, सीपीसीटी से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गई ये थ्योरम भी क्लियर हो गई ना, तो सबसे इजी थ्योरम थी 10.1 और 10.2। अब इनसे जुड़े हुए अपने पास एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस नंबर का अपने पास पिछले कुछ सालों में अपने पास इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एक घड़ी का पेंडुलम है, तो घड़ी का पेंडुलम जो है उसका, घड़ी के पेंडुलम का जो बिंदुपथ क्या बनेगा, तो आपको पता है घड़ी के पेंडुलम का इतना ही तो घूमता है, घड़ी का पेंडुलम जो अपने पास घड़ी होती है ना, तो घड़ी का पेंडुलम इस प्रकार घूमता है, तो उसका एक चाप बनता है, वृत्त का एक चाप बनता है। उसे एक क्वेश्चन और ही पूछा जाता है कि एक समतल में एक साइकिल का पहिया चल रहा है, तो साइकिल के पहिए का जो केंद्र है,
ठीक है, उस केंद्र का बिंदु पथ क्या बनेगा, ठीक है, साइकिल के पहिए का जो केंद्र है उस केंद्र का बिंदु पथ क्या बनेगा, तो बहुत इजी है, समतल के समांतर। क्या बनेगा, समतल के समांतर। तो देखिए कैसे वो करना चाह रहा है, ऐसे कि एक समतल है, समतल पर आपका साइकिल का पहिया हो सकता है, जैसे ये समतल है, इस समतल पर साइकिल का पहिया है ये, ठीक है, थोड़ा सा समतल पे ही चलाना, इसको अंदर मत ले जाना, ठीक है ना, क्योंकि हमें समतल में ही चलाना है। तो ये ऐसे छूते हुए ऐसे समतल है, समतल पे ये पहिया चल रहा है। तो आप मुझे बताओ कि आप आगे तक पहिया चलाओगे, ऐसे थोड़ा सा इसको टच करा लेना, तो क्या इसके केंद्र, जो केंद्र है ये इसका केंद्र है पहिए का, क्या पहिए का केंद्र बदलेगा? अरे समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है कि साइकिल का पहिया कभी इधर ऊपर चला गया फिर वापस नीचे आ गया, ऊपर चला गया नीचे आ गया, ऐसे थोड़ी होता है, एकदम स्ट्रेट। जब ये सरफेस एकदम समतल है तो इसका मतलब साइकिल का पहिया भी एकदम एक ही जगह स्थिर अवस्था में चलेगा। तो इसका जो केंद्र होगा क्या वो एक ही लाइन में स्थित होगा। तो हमसे पूछा गया है उसके केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, क्या होगा भाई, ये समतल है और समतल की ये क्या बन जाएगी, एक समांतर रेखा। तो समतल की क्या बन जाएगी, एक समांतर रेखा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले। और तो चलिए अपने पास अब आगे आते हैं अपन, 10.2 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता है। 10.2 से जुड़े हुए क्वेश्चन से पहले आप ध्यान से देखिए, अपने पास ये कहा गया है कि किसी त्रिभुज के अब अपने को पता होना चाहिए कि शीर्ष लंब क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, ठीक है, अपने पास माध्यिका क्या होती है, शीर्ष लंब क्या होते हैं, भुजाओं का लंब समद्विभाजक क्या होता है, ठीक है, कोणों का समद्विभाजक क्या होता है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। जो आपके पास परिभाषाएं दे रखी हैं अच्छे से देख लेना, ठीक है। आपको पता ही है कोणों का समद्विभाजक, यदि ऐसा रेखाखंड जो कोण को दो समान भागों में विभाजित कर दे, कोण समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक, भुजाओं का लंब समद्विभाजक, यदि भुजा को लंब समद्विभाजक, ध्यान रखना लंब समद्विभाजक, यदि भुजा पे आप भुजाओं को दो समान भागों में बांटने वाला लंब, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है और साथ साथ में उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, तो वो क्या होता है अपने पास है लंब समद्विभाजक। माध्यिका, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो मान लीजिए कि ये अपने पास BC है और ये है, तो इस शीर्ष का समूह भुजा कौन सी है, BC, इसका मध्य बिंदु D था, तो इस शीर्ष को इस A को इस मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, माध्यिका होते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है। क्यों याद रखना है, आप ध्यान से सुनिए, मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं ये, क्योंकि इनसे जुड़े हुए छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। क्या है परिभाषाएं, ध्यान से सुनिए। हमसे कहा गया त्रिभुज के ठीक है, त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो देखिए अभी कैसे होते हैं, ठीक है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी, क्योंकि लंब समद्विभाजक किसके होंगे, भुजाओं के होंगे, कोण का लंब थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, तो भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये आपके पास तीन यहाँ पे स्टेटमेंट है कि दूसरा तीसरा, ठीक है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। संगामी का मतलब जो त्रिभुज है अपने पास उसके तीनों लंब समद्विभाजक हैं वो एक ही, संगामी का मतलब जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं और उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। तो हमने कहा भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं और जो संगामी बिंदु होता है वो उस त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। क्या होता है, परिकेंद्र। जो अपने पास अपन कल वाले लेक्चर में देखेंगे कंस्ट्रक्शन, उसमें अपने पास काम में आएगा रचनाओं में कि अपने पास जब हमें परिवर्त बनाना होगा, अंतर्वर्त बनाना होगा, तब ये काम में आएंगे। आप ध्यान से आपको इसको अभी देख लेना कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं और संगामी बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। ओके, दूसरा अपने पास कोणों के समद्विभाजक या आप कह सकते हैं कोण समद्विभाजक, क्या कह सकते हैं, कोणों के समद्विभाजक या कोण समद्विभाजक। किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं, कोण समद्विभाजक भी क्या होते हैं, संगामी होते हैं, ठीक है। और इसको तो परिकेंद्र है और इसको क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। ओके, परिकेंद्र अंतः केंद्र। दूसरा अपने पास दूसरा हो गया कोण समद्विभाजक। तीसरा अपने पास क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष लंब
त्रिभुज के शीर्षलंब भी संगामी होते हैं। तीनों शीर्षलंब क्या होते हैं? संगामी। ये तीनों के बारे में है भाई। भुजाओं या लंब संधिभाजक, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, और तीनों की तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजक क्या होते हैं? संगामी। यहां अपने पास त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों के कोण कितने होते हैं? 3, और तीनों के कोण संधिभाजक भी कितने हो जाएंगे? 3, वो संगामी। और यहाँ त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं? शीर्षलंब क्या होते हैं अपने पास? संगामी होते हैं। क्या होते हैं? संगामी। और इसको क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। ओके, अब एक चौथा और आता है। चौथा अपने पास क्या आता है? माध्यिकाएं। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, ठीक है। उससे जुड़ी हुई एक प्रमेय भी है, वो आप जरूर ध्यान रखना। उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, प्रमेय आप देखना, ठीक है। प्रमेय अपने पास चौथा स्टेप क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं मतलब त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, संगामी होती हैं। वह संगामी बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक है। अब आप ये याद रखना, जो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होगा, अपने ये तो बता दिया कि भुजाओं या लंब संधिभाजक का संगामी बिंदु परिकेंद्र, वो कोणों के संधिभाजकों का जो कोण संधिभाजक है, कोणों का संधिभाजक है, वो संगामी बिंदु उसका अंतः केंद्र। शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु लंब केंद्र। तो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक क्या होगा? केंद्रक, सेंट्रोइड या केंद्रक क्या कहलाता है? जो संगामी बिंदु होता है ना, वो इसका कहलाता है केंद्रक। क्या कहलाता है? केंद्रक। अब आपके पास इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक छोटा ये भी आ सकता है कि कौन से त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक एक ही होता है? तो वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। उसके अपने पास यदि भुजाओं का लंब संधिभाजक निकालेंगे, भुजाओं जो कोणों के, त्रिभुज के तीनों कोणों के संधिभाजक निकालेंगे, या उसके शीर्षलंब निकालेंगे, ठीक है, या उसकी माध्यिकाओं का जो सभी का संगामी बिंदु होगा वो एक ही होगा, ठीक है, एक ही होगा। मतलब परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्र चारों के चारों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं और संगामी बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ आपके पास क्वेश्चन, में आपको 2 क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक है, 10.2 में से, जो आपके 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं आरबीसी अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी अपन देखते हैं कि वो दोनों क्वेश्चन कौन से हैं। एक न्यूमेरिकल है और एक सिद्ध करने वाला है। 2 अपन क्वेश्चन देखेंगे इसमें से, ठीक है। बाद में अपन बात करेंगे 13वीं प्रश्नावली की वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो अपन देखते हैं वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं। उन 2 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन है कि अपने पास त्रिभुज एबीसी है, जिसमें अपने पास माध्यिकाएं एडी, बी और सी एफ एक बिंदु जी से गुजरती हैं, ठीक है। अपने पास त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। उसकी इस त्रिभुज एबीसी में माध्यिका पहली है एडी, दूसरी है बी और तीसरी अपने पास सी एफ। क्या है? सी एफ। ये तीनों एक ही बिंदु जी से गुजरते हैं, बिंदु जी से गुजरते हैं। जहां अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अपने पास पहले दिया हुआ है एजी बराबर 6 सेंटीमीटर। एजी बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एजी बराबर अपने पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी बराबर 12.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीई टोटल यहां से यहां तक 12.6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ? 12.6 सेंटीमीटर। ये अपने पास 12.6 दिया हुआ बीई, और अपने पास लास्ट एफ जी वो 3 सेंटीमीटर, एफ जी है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है, पहला हमसे पूछा गया एडी, पूरा एडी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एडी हमें याद करना है और जी हमें याद करना है, जीई याद करना है, और हमें जीसी याद करना है। क्या याद करना है? जीसी, ओके। ये हमें याद करने हैं, जी और जीसी। अपने पास यहां पे दिया है, इसका सॉल्यूशन है, दिया है अपने पास दिया हुआ यहां पर एजी, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, माध्यिकाएं
AD, BE व CF एक बिंदु G से गुजरती हैं, ठीक है, एक बिंदु G से गुजरती हैं, ठीक है। अब यहां पर वह और क्या दिया हुआ है, AG बराबर 6 सेंटीमीटर, वह AG बराबर 6 सेंटीमीटर, BE बराबर 12.6 सेंटीमीटर, और अपने पास FG है, वो FG कितना है अपने पास है 3 सेंटीमीटर, ये अपने पास दिया हुआ है, ओके। और हमें मान किसका याद करना है, पहले AD का, किसका मान याद करना है, AD का। तो आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, त्रिभुज की, अब त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाओं का, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु माध्यिकाओं को, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इसलिए अपने पास जो ये G क्या है, संगामी बिंदु है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि AG बट्टा GD बराबर कितना हो गया 2/1, क्योंकि ये 2 और ये 1, समझ आ गया, 2:1 का मतलब 2/1। तो जो AG और GD का अनुपात है वो 2:1 होगा, तो AG बट्टा GD बराबर कितना हो गया 2/1। हमें AG का मान दिया हुआ है और हमें AD का मान याद करना है, किसका, AD का। तो यदि अपन GD का मान निकाल लें, किसका मान निकाल लें, GD का मान निकाल लें और AG के मान में जोड़ देंगे, तो क्या AD का मान नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर AG का मान रखो जो दिया हुआ है 6/GD बराबर 2/1, यहां से वज्र गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, 1 को 6 से बराबर 2GD बराबर 6 बराबर 2GD। हमें किसका मान चाहिए, GD का, तो 2 का पक्षांतर करते ही भाग, तो 6/2 बराबर GD, तो कितना आ गया 3। तो अपने पास यहां पर GD बराबर 3 सेंटीमीटर, और जब GD 3 आ गया इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, AD बराबर AG प्लस GD बराबर 6 + 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, ओके। आगे मेरे बच्चों, ये कभी कभार 3 नंबर का ऐसा पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का पूछ लेता है, AD इसमें सारे मान पूछे ना वो, तो आप ध्यान से सुनो, आप इसका मान सीधा भी ज्ञात कर सकते थे, सीधा भी ज्ञात किया जा सकता है, ध्यान रखना, सीधा भी ज्ञात कैसे, यदि आपसे यहाँ पे AG बटा GD लिया, दोनों तरफ आप क्या कर दो, क्या पे GD दिया हुआ है, GD का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, तो पहले तो इसका आप क्या करो, विलोम GD बटा AG, फिर दोनों तरफ 1 जोड़ दो, क्योंकि आपको पता है, देखो मैं आपको समझाता हूं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा अनुपातों का योग, तो आप यहां से AG का मान 2 है, GD का मान 1 है, GD का मान क्या है 1। अब मुझे ये बताओ कि अपने पास इसका मतलब ये टोटल भाग कितने अपने पास 3, टोटल भाग कितने हैं 3 में से इसका AG का भाग कितना है 2, कितना है 2, तो कुल जो अपने पास कुल भाग है, कुल भाग नहीं पता ना, ये टोटल AD है, टोटल कितना है AD, तो AD का 2/3, AD का 2/3, AD ये टोटल AD है और AD का 2/3 मतलब 2/3, कुल 3 में से 2 भाग कितने हैं अपने पास 6 सेंटीमीटर, कितने हैं 6 सेंटीमीटर। यदि आपको ये समझ में आता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि AD का 2/3 क्या है, AG है, AD का 2/3 क्या है AG, नहीं समझ आया क्या भाई, टोटल भाग कितने हैं 3, 2 और 1 अनुपात में, टोटल अनुपातों का योग 3, उसमें से AG का भाग कितना 2, तो 2/3, और ये किसका है 2/3, इस पूरे AD का, AD का 2/3, तो ये GD कितना है 1/3 मतलब 1/3, 3 में से 1 भाग है, तो 1/3, 1/3 क्या है GD है, ठीक है, किसका AD का। तो यहाँ पे 2/3 AD, 2/3 AD कौन सा होता है AG होता है, AG का मान कितना दे रखा है 6, तो AD का मान हमें ज्ञात करना हो तो 6 × 3/2 कितना हो जाएगा अपने पास, AD बराबर 3 × 9, तो सीधा भी अपन याद कर सकते थे, ठीक है, यदि आपको समझ में आए तो, नहीं आए तो आप ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है GE, क्या याद करना है GE, और फिर हमें GC,
तो अपने पास पुनः अपन चलते हैं कि अपन जानते हैं कि वो क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो यहां से आप नेक्स्ट देखिए, एक मान अपन ने निकाल दिया है, एडी अपने पास कितना आ गया टोटल, एडी बराबर 9 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा अपन जीसी निकालते हैं, तो आप कहेंगे कि चूंकि बी बट्टा जीई बराबर 2:1, 2:1। अब ध्यान से सुनना, हमें मान किसका याद करना है, अपने पास मान दिया हुआ है बीई का, बीई मान याद किसका करना है, जीई का। तो यहां पे जीई का तो मान याद करना है, बीजी का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, बीई का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमेशा जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देखो आपके पास पहली आई थी एजी बट्टा जीडी, आपको एडी का मान याद करना था, किसका, एडी का, और दिया हुआ किसका था, एजी का, किसका दिया हुआ था, एजी का। तो जिसका मान दिया हुआ हो वो हमेशा नीचे ले लेना, और जिसका मान याद करना है वो ऊपर ले लेना। ठीक है, तो मतलब जिसका नहीं दिया हुआ ऊपर। तो आप यहां से क्या करेंगे, सर्वप्रथम जी का मान याद करना है, तो इसका क्या कर लो, आप क्या कर लो, इसको विलोम कर लो, उल्टा कर लो, तो जी बट्टा बीजी बराबर, क्या जी बट्टा बीजी ठीक चलेगा क्या, फिर यहाँ पे अपन दोनों तरफ एच जुड़ेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा, बीजी। क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, क्या बीजी का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो अपना रोंग है। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं करना इसको, इस किस कंडीशन में करना है, जब बीजी का मान दिया हुआ हो, तभी समझाया मैंने आपको, बीजी का मान दिया हुआ हो और जी का मान नहीं दिया हुआ हो, तो आप बीजी को कहां ले आइए, नीचे, या बीजी का मान याद करना हो तो बीजी को नीचे ले आना। ठीक है, यहां तो हमें जी का मान याद करना है, कोई दिक्कत नहीं, जी जहां है वैसे का वैसा। तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो आप देखो जैसे मैंने ये समझाया था, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जी है वो जी, मैंने देखो यहां बताया था ना, जीडी क्या है, टोटल का 1/3, टोटल का मतलब पूरे एडी का 1/3 कौन है, अपने पास जीडी है। तो आप यहां से जो टोटल बी है उसका 1/3 कौन है, जी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 जी का कौन है अपने पास, जीडी, जी ई बी का टोटल, बी टोटल तो कौन सी है, बी, बी का 1/3 कौन है, जीई है, कौन है, जी। ठीक है, बी जो कुल है उसका 1/3 भाग कौन है, जी है, तो जी बी का 1/3 निकाल लो, वही किसका मान आ जाएगा, जी का। लेकिन ये तो शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट आपको नहीं करना है यहां पर, यदि 3 नंबर का है तो आप यहां से दोनों तरफ एक एक जोड़ना, जी यहां पे लघुत्तम आ जाएगा, जी को 1 से गुणा किया तो जी, और 1 को बीजी से गुणा किया तो बीजी बराबर, इसमें भी एक लघुत्तम आ जाएगा, यहां पर अपने पास 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3/1। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, तकलीफ कहां थी भाई, अपन ने इसको उल्टा तो किया ही नहीं, ऐसा कैसा है। अब जी प्लस बीजी, जी प्लस बीजी क्या हो जाएगा, टोटल बी, तो बी ई बट्टा जी ई बराबर 3/1, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी 8 से, तो बी ई बराबर 3 जीई, तो यहां से हमें किसका मान निकालना है, जी का, तो 3 में, तो बीई बट्टा 3 बराबर जीई। ठीक है, तो यहां से अपने पास बीई के बट्टे में 3 का भाग दे दो, बी कितना है 12.6, 12.6 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास जीई प्राप्त हो जाएगा, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 4.2, ये 4.2 किसका मान आ गया, जी का। सीधा भी निकाल सकते थे, मैंने कहा था ना कि 1/3 टोटल बी का 1/3 कौन है, जी है। तो यही तो कंसेप्ट आया लास्ट में, बी का में 3 का भाग दिया तो कौन आया, जी, वो अपन सीधा भी निकाले सकते थे। ठीक है, लास्ट में अपने पास जीडी, अपने पास जीसी निकालना है, क्या निकालना है, जीसी, तो ये तो सीधा ही है, जीएफ का मान दे रखा है, जीसी, ठीक है, जीसी निकालना है, तो इस पे आप पुनः लिख देंगे, तो यहां से लिखेंगे, क्योंकि इसी प्रकार अपने पास जीसी बट्टा जीएफ बराबर भी क्या होता है, 2:1, तो जीसी हमें याद करना है, ठीक है, और जीएफ अपने पास दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, 2/1, तो सीधा सीधा आ गया कि इसको वज्र गुणा किया तो जीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये तो बहुत ईजी है, सीधा सीधा अपने पास प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, ऐसा 3 नंबर का क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है जो आपसे पूछा जा सकता है। ओके, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो देखिए, ये है कि अपने पास एक त्रिभुज एबीसी है, उसमें माध्यिकाएं हैं, वो बिंदु जी से जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है
कि अपने पास वही त्रिभुज एबीसी दे रखा है, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, इसकी माध्यिकाएं हैं ए डी बी और सी एफ। कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं? बिंदु जी पर, ए डी बी और सी एफ। और कहां पर प्रतिच्छेद करती है अपने पास? बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो अपने पास दिया है, इसका हल अपन लिखेंगे, दिया है अपने पास, दिया क्या है? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं, माध्यिकाएं, माध्यिकाएं ए डी बी व सी एफ एक बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, अब बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? तो वो देखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है आपको? देखिए, सिद्ध करना है हमें 4 AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है 3 AB प्लस BC प्लस AC। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है आपका। ठीक है, जिसमें अपने पास क्या आएगा? अपने पास 3 भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें AD प्लस BE प्लस CF, ठीक है, बड़ा है 3/2 AB से। ठीक है, ऐसा है क्या? ऐसे ही एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन और है न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, वो भी इसी पे बेसिस है। वो इसका ये थोड़ा बड़ा प्रारूप है, वो इससे छोटा है, 3/2 वाला है ना, 3/2 AB, 3/2 AB बड़ा है 3/2 AB से, बड़ा है 3/2 AB से, वो वाला। यहाँ पे AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है 3/2 AB, ऐसे लिखा हुआ वहां पे। समझ आ गया आपको? वो एक क्वेश्चन और है, वो भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, इसका 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको समझिए कैसे होगा उत्पत्ति। अब आप सबसे पहले सुनो, करना क्या आपको उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप? सबसे पहले हमें ADBCF बड़ा होगा किससे? AB से। तो इसका मतलब आपके पास माध्यिकाएं भी आ रही हैं और अपने पास त्रिभुज की भुजाएं भी आ रही हैं और माध्यिकाएं भी आ रही हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं और माध्यिकाओं में संबंध देखिए। तो आप देखो, पहले ये त्रिभुज लो AGB में, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है AGB में, AGB त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें अपने पास त्रिभुज की एक भुजा आ रही है और अपने पास दो अपने पास माध्यिकाओं के भाग आ रहे हैं, माध्यिकाएं नहीं आ रही, ये AG आ रहा है और BG आ रहा है। और AG और BG क्या होते हैं? माध्यिकाओं के 2/3 भाग होते हैं। टोटल 3 भाग, उसमें से इसकी कितने भाग? 2, तो 2/3 भाग होते हैं। ठीक है, अपने पास तो अपने ये कहेंगे कि यहां पर अपन क्या करते हैं? सबसे पहले ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABG में या AGB में या ABG में आप लिखेंगे AG प्लस BG बड़ा है AB से। आप कहोगे सर ये आप कैसे लिखा? तो मैंने इसलिए लिखा कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज, ये दो त्रिभुज अपने पास त्रिभुज है AGB, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी तो वो त्रिभुज बनता है। या आपने 8th क्लास में देखा होगा कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, तभी वो क्या त्रिभुज का निर्माण करता है। तो अपने पास इसमें 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा अपने पास AB से क्या दिखा दिया आपने? बड़ा। और इतने AB से ही बड़ा क्यों दिखाया? क्योंकि हमें सिद्ध भी क्या करना है? AB से बड़ा सिद्ध करना है। तो हमने लिखा कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ओके, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहां पर AG प्लस BG बड़ा है AB। अब पहले बच्चों यहां से हमें क्या AG और BG चाहिए? AG और BG चाहिए क्या? ना, हमें AG BG नहीं चाहिए, हमें तो AD चाहिए और BE चाहिए, क्योंकि सिद्ध में AD और BE करना है। तो AG BG नहीं चाहिए ना, तो AG और BG को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा किसमें? AD और BE में। तो आप लिखेंगे कि AG है वो 2/3 है किसका? AD का, मतलब 2/3 भाग है AD का, और BG है वो 2/3 है किसका? BE का। तो बड़ा हो जाएगा AB से। ठीक है, अब आप क्या कीजिए यहां से B, यहां से आप यहां पर इसको समीकरण नंबर 1 ले लो। इसको आप समीकरण तो नहीं कह सकते क्योंकि समीकरण ये किसका चिन्ह है यहाँ पे? बड़े का। तो ये एक असमीका है। क्या है यहाँ पे? असमीका। तो ये असमीका नंबर 1 है। ऐसे ही आप त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लो
जिसमें अपने पास AB वाला तो आ गया, दूसरा त्रिभुज लो जिसमें BC आ जाए, तो ये त्रिभुज लो जिसमें दो माध्यिकाएं भी हैं और BC भी है, ठीक है। तो आप ये त्रिभुज BGC में, त्रिभुज BGC में पुनः वही तरीका, BG प्लस GC बड़ा है BC से, यही रीजन सेम टू सेम कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो BG क्या है अपने पास 2/3, 2/3 BG क्या है 2/3 किसका, पूरे BE का, ठीक है, प्लस GC क्या है अपने पास इस पूरे CF का 2/3, तो 2/3 CF आया समझ में। BC की BC रहने देना है बस BC, और ये हो गई समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार आप बना लेंगे, आप तीसरी समीकरण बना लेंगे जिससे अपने पास क्या आ जाए, AC आ जाए, तो AC वाला अपने पास ये दो आ जाएंगे, ये वाला त्रिभुज AGC में, त्रिभुज AGC में, तो आप त्रिभुज ले लो AGC, तो यहां से लिखना त्रिभुज AGC में, त्रिभुज AGC में, त्रिभुज AGC में भी अपने पास क्या हो जाएगा AG प्लस GC, दो भुजाएं AG और GC, AG प्लस GC बड़ी है किससे, AC से, रीजन वही, ठीक है। तो यहां पे AG क्या है 2/3 किसका, AD का 2/3, GC क्या है अपने पास GC 2/3 किसका, CF का, तो 2/3 किसका, CF का, बड़ा है AC। ये होगी अपने पास समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। आप समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ोगे तो जैसे समीकरण जोड़ते हैं बायां भाग बाएं भाग में, दायां भाग दाएं भाग में जुड़ जाएंगे, तो यहां पर हो जाएंगी समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, जोड़िए प्यारे बच्चों, जोड़ते हैं तो अपने पास यहां से देखो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर अपने पास यहां से सारा सिस्टम जो क्लियर होने वाला है, जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, तो 2/3 AD प्लस 2/3 BE, इसमें जुड़ जाएगा 2/3 BE प्लस 2/3 CF प्लस 2/3 AD प्लस 2/3 CF, ठीक है। और ये बड़ा है, किससे बड़ा है, AB प्लस BC प्लस अपने पास AC, ओके, AB BC और AC आ गया। अब प्यारे बच्चों सब में 2/3 2/3 2/3 ओबेनिस्ट है, सब में से 2/3 ले लो, तो अपने पास AD प्लस BE प्लस BE प्लस CF प्लस AD प्लस CF, और बड़ा है AB प्लस BC प्लस AC, ओके। यहां पर आप देखिए जो ब्रैकेट के अंदर आया उसमें AD 2 AD, BE 2 BE और CF 2 CF, तो सारे डबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं 2/3 2 AD 2 BE 2 CF बड़े हैं AB प्लस BC प्लस AC, आ गए यहां पे, हो गया अंत। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, यहां से इनमें से दो फिर को ओबेनिस्ट लिया जा सकता है, तो ओबेनिस्ट ले लो फिर यहां से, तो 4/3 AD प्लस BE प्लस CF बड़ा हो गया AB प्लस BC प्लस AC। अब आपको पता है जब ये समीकरण की तरह होता है तो यहाँ 3 बट्टा में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो वो कहां चला जाएगा, गुणा में, किसी गुणा में, इन AB BC CF के गुणा में, तो अपने पास यहाँ पे माना जाएगा 4/3, 3 तो हट जाएगा, 4 AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है 3 AB प्लस BC और AC, और ये हमें क्या करना था, इति सिद्धम, ओके। इसका एक क्वेश्चन वो हो रहा है, वो आप और ध्यान रखना, ओके। अब अपन बात करते हैं यहां से, अपने पास अध्याय नंबर ये हो गया ना अपना, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब अपन बात करते हैं अध्याय नंबर 13 में, अध्याय नंबर 13 जो अपने पास क्या है, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, तो ये इसको अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं देखते हैं, उसके बारे में टाइम कम है इसलिए फटाफट देखिएगा। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, वृत्त एवं स्पर्श रेखा, वृत्त एवं स्पर्श रेखा,
ठीक है, वृत्त एवं स्पर्श रेखा में क्या होता है अपने पास। चलिए इससे जुड़ा हुआ कितने क्वेश्चन का नंबर आता है, इससे जुड़ा हुआ अपने पास अंक भार यदि आता है इससे क्वेश्चन तो 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है अपने पास, 3 मार्क्स का आएगा। इसमें से एक देखो, इससे एक कभी कभार बोर्ड में अपने पास एक छोटा क्वेश्चन भी इससे पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी इससे पूछ लिया जाता है, या फिर इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कभी कभार देखो आजकल ऐसे पैटर्न चल रहा है, कुछ भी दे सकता है अगले वाला एग्जामिनर, जो इसकी मर्जी होती है, जैसे ही इसको लगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन देने वाला है, वही क्वेश्चन पुटअप कर लेता है वहां से, तो पुटअप कर देता है वहां से। तो देखिए यहाँ पे अंक बार उसका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, चलिए वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, तो वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं में अपने पास क्या है, अपने पास आपने वृत्त तो देख लिया था, अब अपने स्पर्श रेखाओं की बात करते हैं। तो अपने पास स्पर्श रेखाओं में एक स्पर्श रेखा होती है, ये एक छेदन रेखा होती है। क्या होती है, एक छेदन रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदन रेखा क्या होती है, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा इस अध्याय में, आपको 13 नंबर अध्याय में आपसे क्या होगा, आप स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, पहले तो पता होना चाहिए कि एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उन स्पर्श रेखाओं के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, एक अपने पास यहाँ पे एकांतर वृत्तखंड कोण, एकांतर वृत्तखंड कोण के बारे में देखेंगे। एकांतर वृत्तखंड मतलब वृत्तखंड में बनने वाले कोण, और वो भी कैसे, एकांतर मतलब एक का अंतर, एक इधर तो एक इधर। ठीक है, तो अपने पास एकांतर वृत्तखंड कोणों के बारे में अपन यहाँ पे एक प्रमेय देखेंगे और उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं स्पर्श रेखाओं के बारे में, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, उनमें संबंध क्या होता है, और यहाँ पर अपन देखेंगे स्पर्श रेखा और छेदन रेखा। तो पहले बच्चों यहाँ पर अपने पास एक वृत्त है, वृत्त में अपने पास देखो ये अपने पास रेखा खींची है एक, देखिए आप आराम से। तो अपने पास ये कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा, जो जिस बिंदु पर जो वृत्त की परिधि पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से ये स्पर्श करती हुई गुजर जाती है, वो बिंदु अपने पास क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ओके, और ये कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा। ठीक है, और यदि रेखा इसको अपने को 2 भागों में विभाजित करते हुए आगे की ओर बढ़ जाए ऐसे, तो ये हो जाएगी अपने पास छेदन रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी, छेदन रेखा। ठीक है, अब पहले बच्चों ध्यान रखना, अपने पास वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पर अपने पास कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी खींची जा सकती है आप बताओ। एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ध्यान रखना, एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का विशेष तौर से। हाँ, इस वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि वृत्त पर क्या होते हैं, अनंत बिंदु स्थित होते हैं, क्योंकि वृत्त पे क्या होते हैं, बिंदुओं का समुच्चय होता है वृत्त, तो इसमें अनंत बिंदु स्थित होते हैं, तो यहाँ पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कंसेप्ट। और अपने पास यहाँ मेन कंसेप्ट ये है कि एक वृत्त के बाहर स्थित या बाह्य बिंदु, बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर अपने पास 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और वे दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर भी होती हैं। ये अपने पास थ्योरम है, ये अपने पास क्या है, थ्योरम है कि वृत्त के बाहर या बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वृत्त पर, तो वे दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमें ये तो अपने पास प्रमेय है जो हमें सिद्ध करेंगे, अभी हम देखेंगे। ठीक है, इस पे जो अपने पास ये जो प्रमेय है उससे जुड़ा हुआ एक त्रिभुज का अपने पास क्वेश्चन भी आता है। मैं आपको प्रमेय समझा देता हूं, क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, एक त्रिभुज का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें अपने पास क्या लगेगा, हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र कौन सा, जो अपने 9th क्लास में पढ़ा था ना अपने पास, जब त्रिभुज की अपने पास तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई होती हैं, तो अपने पास हीरो का सूत्र काम में लेते हैं। तो अपने पास हीरो का सूत्र काम में आएगा, और साथ ही साथ में क्या आएगा, वहां पर अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का वाला फॉर्मूला भी काम में आएगा। वो आप क्वेश्चन देख लेना। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूं कि अपने पास त्रिभुज के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, और कितनी स्पर्श रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो आपको पता चल जाएगा बाहर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 ही। ठीक है, हाँ, अंदर से कितनी स्पर्श रेखाएं, 0। भाई अंदर तो स्पर्श रेखाएं किसे खींचोगे, ठीक है ना, और इसकी परिधि पर कितनी, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ओके, ठीक है, अपन यहां से ये अपने पास ये प्रमेय देखते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रमेय का इसका संक्षिप्त रूप में आपको समझा देता हूं। कैसे, देखिए अपने पास एक वृत्त है, वृत्त के बाहर ये कोई बिंदु स्थित है P। ठीक है, इस P से इस वृत्त पर अपने पास 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई, PA और PB। ठीक है, PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PA और PB। ठीक है,
अब ये कंसेप्ट देखने से पहले ये मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपको इसी में दिमाग में आया मेरे कि इसे समझाने से पहले एक और इसमें परिमेय होती है अपने पास, वर्त एवं स्पर्शिका वाले जो अपने पास चैप्टर, उसमें एक पहली 13.1 परिमेय वही है। 13.1 परिमेय क्या है? 13.1 परिमेय है कि वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा, वर्त के किसी बिंदु, जैसे ये वृत्त है, इसके किसी बिंदु पर जो स्पर्शरेखा खींची जाती है, तो जो स्पर्श बिंदु होता है, तो स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली जो त्रिज्या है वो इस स्पर्शरेखा की क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ग की जो त्रिज्या और स्पर्शरेखा है उनके बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। मतलब जो त्रिज्या है, वर्ग की जो त्रिज्या है वो स्पर्शरेखा के साथ में क्या होती है? लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो 13.1 परिमेय अपने पास यही है कि अपने पास जो एक वृत्त है, वृत्त का जो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। मैं ये समझाना चाह रहा था आपको। 13.1 परिमेय यही है। ठीक है, चलो कैसे होता है ये भी समझा देता हूं। चलो जब बात आएगी अपने जुबान पे, तो जब यहाँ यूज आएगी, तो अपने पास जब बात चली गई है तो कारवा पूरा करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पे हमें पता है कि जो ओपी अपनी सिद्ध करना की ये क्या है? लंब है। ओके, तो अपन मान लेते हैं कि एक बिंदु क्यू है जो इसके बाहर स्थित है। अब मुझे ये चीज, मैंने कहा बाहर स्थित है, आप मुझे बताइए क्या ये बाहर स्थित होगा? होगा, क्योंकि एक स्पर्श बिंदु पर तो एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो जैसे इसके अब आप इस स्पर्शरेखा पर कोई दूसरा बिंदु लोगे, कहीं भी ले लो, कहीं भी कोई दूसरा बिंदु लोगे, जैसे आप क्यू आर, यहाँ पे आपने क्यू ले लिया, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, आप कोई भी बिंदु लोगे, वो बिंदु क्या होगा? इस आपके वर्ग की परिधि के क्या होगा? बाहर होगा। यदि वर्ग की परिधि के बाहर होगा तो ओपी क्या? ओपी का मान छोटा होगा ओक्यू से। क्यों? ओक्यू हो चाहे ओ आर हो, चाहे कोई भी बिंदु लो आप, चाहे ओक्यू लो, ओ आर लो, ओ एस लो, ओ एस टी लो, क्या सबसे क्या होगा? छोटा होगा। छोटा होगा ही भाई, क्योंकि ये बाहर स्थित हो गया। इसका मतलब इसका मान जो ओपी है, जो त्रिज्या आर है, आर से क्या हो गया? बड़ा। इसका मतलब ये बहिर्भाग में स्थित है, और जब बहिर्भाग में स्थित है इसका मतलब ये इसका मान बड़ा है। चाहे वो ओक्यू ले लो, दूसरा बिंदु ओक्यू, ओ आर ले लो, ओ एस ले लो, टी, तो सारे ही सारे बिंदु क्या हैं? सभी बिंदु इस ओपी से क्या है? बड़े। अब मुझे एक चीज समझाओ कि हमें पता है कि यहां पर जो भुजा बड़ी होती है, पहले आपने देखा होगा कि जो कोण बड़ा होता है उसकी सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, और जो सम्मुख भुजा बड़ी होती है उसका सम्मुख कोण बड़ा होता है। या आप इसके दूसरा कंसेप्ट ये ले सकते हैं कि मुझे आप बताइए क्या सबसे छोटा कौन सा होता है? यहाँ पर ओपी है। इन सभी बिंदुओं में से सबसे छोटा क्या है? ओपी। और हम जानते हैं कि किसी बिंदु और रेखा के मध्य जो सबसे छोटी दूरी होती है, जो सबसे कम दूरी होती है, वो लंबवत दूरी होती है। अर्थात ये ओपी लंब है। किस पर ओपी लंब है? इस स्पर्श रेखा पर। इस स्पर्श रेखा पर क्या है? लंब है। तो हमें ये तो सिद्ध करना था कि ओपी लंब है, अर्थात जो ओपी त्रिज्या है वो इस स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, जब बात चल गई थी तो अपन ने पूरा कर दिया इसको। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि बाह्य बिंदु से जो ये दो स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं वो बराबर होती हैं। सबसे पहले आपने बताया कि ये ओ केंद्र वाला वर्त है। हमने OA और OB को मिलाया तो हमें पता चल गया कि ये क्या है? त्रिज्याएं हैं, और ये क्या है? स्पर्शरेखाएं हैं। तो त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। फिर हमने O और P को मिला दिया। O और P को मिलाने के पीछे रीजन ये था कि अपने पास दो त्रिभुज बनाने हैं, P और PB, तभी तो आएंगे। उन दोनों त्रिभुजों में P और PB कब आएंगे? जब अपन त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने यहां से O और P को मिला दिया। अब अपने पास दो त्रिभुज बन गए, एक ये दूसरा ये। अपना काम हो गया। कैसे? ये 90 डिग्री का है, ये 90 का है। दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री के हैं। अब 90 की सामने वाली भुजा OP, इसके सामने वाली भुजा OP, दोनों में बराबर है, उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP, मतलब 90 डिग्री उसकी सम्मुख भुजा। ठीक है, कर बराबर। और एक OA बराबर OB, ये क्या है? त्रिज्याएं हैं, इस वर्ग की त्रिज्या है, तो ये भी बराबर है। तो RHS नियम यही तो कहता है कि जब एक कोण समकोण हो तो दोनों त्रिभुजों में एक कोण समकोण है और उसकी सम्मुख भुजा जो कर्ण है वो बराबर है। ठीक है, और एक भुजा उसमें बराबर है।
ठीक है। तो यहां पर अपने पास आरएचएस नियम लग गया, तो आरएचएस नियम लगते ही ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जैसे ये सर्वांगसम हो गए तो अपने पास ये पीए बराबर क्या आ गया, पीबी आ गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया श्योर यहां से, ठीक है। अब इसी पे बेसिस अपने पास एक क्वेश्चन अपन देखते हैं कि इससे संबंधित कोई एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो अपन और देख लेते हैं। देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन, इससे जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन ऐसा है कि अपने पास क्वेश्चन जिस प्रकार है, हमने अभी ये देखा, हमने अभी भी क्या देखा था, आप एक बार पुनः दोहरा लीजिए उसको। एक वृत्त है, उसके बाहर अपने पास ये एक अपने स्पर्शरेखा खींची गई थी, तो अपने पास ये क्या आगे थे दोनों, ये ओ था, ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी। अब कहूंगा मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि जो अपने पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में काम में आएगा। तो पुनः अपन देख लेते हैं, ये दोनों क्या हो गए थे, सर्वांशम। तो ये पी और पी बी बराबर आ गया था। जब आपने ये सर्वांशम किया, आपने लिखा कि ओ पी ए त्रिभुज सर्वांशम है, त्रिभुज ओ पी बी, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। तो आप मुझे बताइए कि ओपीए जो कोण है वो ओपीबी, ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे क्या, होंगे। तो प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना कि जो केंद्र से बाह्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो बाहर बिंदु पर स्थित जो कोण है उसका समद्विभाजक कर देता है। क्या कर देता है, समद्विभाजक। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, ये अपने पास यूज आएगा तब मैंने आपको समझाया। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि एक चतुर्भुज, एक वृत्त है जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो ये चतुर्भुज बना लीजिए, और इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को जब वृत्त स्पर्श करता है, तो जब भुजाओं को वृत्त स्पर्श करता है, इसका मतलब वृत्त कहां है, अंदर की ओर है। ऐसे ऐसे तो है ना, ऐसे वृत्त ऐसे है, ठीक है, जो क्या करता है, इन भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। अब अपने कहा गया है कि इनके अब सम्मुख भुजाओं द्वारा वर्ग के केंद्र पे बने कोण है वो क्या है, संपूरक है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री है। तो अपने पास ये दिया था कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो आप पहली बात, ओ इसका केंद्र है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण। अब सम्मुख भुजाएं अपन मान लेते हैं कि एबीसीडी अपने पास क्या है, एक चतुर्भुज है, और एबीसीडी जो चतुर्भुज है उस एबीसीडी चतुर्भुज के द्वारा केंद्र पे बनने वाले, अब बनने वाला केंद्र पर कौन से, सम्मुख भुजाओं द्वारा। सम्मुख भुजा का मतलब एबी और सीडी द्वारा या एडी और बीसी द्वारा। तो यहाँ एबी के द्वारा बनने वाला कोण एओबी और सीडी के द्वारा बनने वाला कोण सीओडी, ठीक है। तो अपने पास यहां पर इस एडी के द्वारा बनने वाला एओडी या इस बीसी के द्वारा बनने वाला बीओसी। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण एओबी प्लस कोण सीओडी बराबर 180 डिग्री, या तो ये सिद्ध करना है या हमें सिद्ध करना है कोण एओडी प्लस कोण बीओसी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन था एक वर्त चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो एबी और सीओडी का योग कितना होना चाहिए, 180, या एओडी और बीओसी का योग कितना होना चाहिए, एओडी इसका और इसका योग कितना होना चाहिए, 180, या इसका होना चाहिए 180। अब मुझे आप ध्यान से सुनना, इसको जो स्पर्श बिंदु है उसको मान लो ई एफ जी एच, ये स्पर्श बिंदु ई एफ जी एच है। हमने ओ ई ओ एफ ओ जी ओ एच को मिलाया, तो यहां पर अपने पास कितने कोण बन गए, देखना आपके पास, यहां पर दो कोण, यहां पर दो कोण, यहां पर दो कोण, यहां पर दो कोण। नाम डाल दो उसका, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। अब आप मेरी विशेष तौर से आपसे गुजारिश है, देखना आराम से इस डायग्राम के अंदर मैं आपको ये सिद्ध करके बता दूंगा कि ये इन दोनों का योग 180 होता है नहीं होता है। ध्यान से सुनना, क्या ये ए बिंदु, ये व्रत है, ये व्रत है अपने पास, क्या ये ए बिंदु इसका भाई ए बिंदु है, इस व्रत का भाई बिंदु है, और इस व्रत इस ए बिंदु से अपने पास दो स्पर्श रेखाएं, ये वाली ए और ए एच दो स्पर्श रेखाएं हैं, और इसका जो केंद्र है वो ये ओ है। तो इस केंद्र द्वारा ये अपने पास जो बाह्य बिंदु से केंद्र पर बनने वाला जो कोण है, बाह्य बिंदु से केंद्र पे बनने वाला जो कोण है उसका संधिभाज्य कर दिया नहीं जाता है। ऐसे किया था ना अपने, ये वाला अपने कहा था, ये वाला, ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो जो बाह्य बिंदु से केंद्र पे बनने वाला कोण है उसका कोण संधिभाज्य कर दिया जाता है बाह्य बिंदु से। तो अपने पास ये बाह्य बिंदु है, तो ये बाह्य बिंदु से ये जो कोण है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 8 क्या हो जाएगा, बराबर। कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 8, समीकरण 1। ठीक है, यहां से कैसे, ये ए क्या है, बाह्य बिंदु, और बाह्य बिंदु से केंद्र पे बन ये रेखाखंड है, तो ये क्या करेगा, इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, कोणों के दो बराबर भाग बना देगा। तो कोण 1 बराबर कोण 8। इसी प्रकार बी बाह्य बिंदु है, तो जो बीओ है यहां से एओ से और यहां से बीओ से, तो एओ से अपने पास क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 8, और बीओ से अपने पास कोण 2 बराबर कोण 3। इसी प्रकार जो सीओ से अपने पास क्या हो जाएगा, कोण 3 सीओ कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5। ठीक है, कोण 4 बराबर कोण 5, यहां से कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 7। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, अपने पास जो ये सभी कोण है, ये क्या एक वृत्त के चारों ओर बनने वाला कोण है, वृत्त के नहीं, अपने पास एक बिंदु के, एक सॉरी प्यारे बच्चों, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण है। तो एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, टोटल 360, आपको पता है। तो अब मैं लिख सकता हूं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। हमें पता है, हमें देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि 1 प्लस 2 और 5 प्लस 6, क्योंकि एओबी में कौन से आते हैं 1 और 2, सीओडी में कौन से आते हैं 5 और 6। तो या तो 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 180, या 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 बराबर 180। तो इन सबको जिसको चाहिए उसी के अनुसार, यदि 1 2 5 6 चाहिए तो 1 2 5 6 को जोड़कर बाकी को बदला जा सकता है, तो बदल लीजिए। ठीक है, बदला जा सकता है। 1 के बराबर अपने पास 8 है, 1 के बराबर कितना है 8 है, तो जहां 8 हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो जहां 8 होगा उसमें अपने 1, तो 1 हमें 2 चाहिए, 2 चाहिए, क्या हमें 3 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, लेकिन 3 और 2 क्या है बराबर, तो यहां 2 लिख लो। 4 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 5, तो 5 हो गया, 5 ऐसे कैसा, 6 चाहिए, 7 की जगह 6 और 8 की जगह 8 और 1 बराबर थे, 8 और 1 बराबर थे, तो अपने 1 लिख लिया बराबर 360। तो अपने पास यहां पे 2 कोण 1, 2 कोण 2 और 2 कोण 5 और 2 कोण 6 बराबर कितना हो गया 360। सब में से 2 क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ, और वो 2 क्या चला जाएगा भाग में, तो अपने पास हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 कोण 6 बराबर कितना हो गया 180। और कोण 1 प्लस कोण 2 किसको डिनोट करता है एओबी को, और 5 और 6 किसको डिनोट करता है सीओडी को, बराबर हो गया 180, यथार्थ संपूरक होते हैं। हो गया सिद्ध। या आप ये भी कर सकते थे एओडी और बीओसी, तो एओडी और बीओसी लोगे, ठीक है, तो आपके पास जो 1 और 2 है वो अपने पास 1 2 नहीं चाहिए, अब हमें 3 और 4 चाहिए, 7 और 8 चाहिए, तो इसमें आप बदले लेना। ओके, तो इस प्रकार ये हो गया। अब अपन बात करते हैं एकांतर वृत्तखंड कोण। एकांतर वृत्तखंड कोण, तो एकांतर वृत्तखंड कोण कौन से होते हैं, ठीक है, देखिए आप फटाफट देख लीजिए प्यारे बच्चों, एकांतर वृत्तखंड कोण कौन सा होता है। तो देखते हैं अभी अपन एकांतर वृत्तखंड कोण। प्यारे बच्चों, अपने पास क्या है, कोई वृत्त है, वृत्त की अपने पास स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये अपने पास स्पर्श रेखा है, ठीक है, एक्स वाई, और ये अपने पास P इसका स्पर्श बिंदु था, ठीक है, किसका स्पर्श बिंदु था, इस वृत्त की स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु था, जहां से वो स्पर्श करते हुए गुजरती है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, किसी वर्ग की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य, अब अपने पास इसी
किससे? इस स्पर्श बिंदु से खींची गई इस जीवा, जैसे आप जीवा इधर खींच लो, चाहे आप जीवा इधर खींच लो, ठीक है। अपने पास यहाँ दो जीवाएं हैं, मैं आपको, चलिए आप एक जीवा के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, एक ही जीवा ले लो, ये वाले, ठीक है। अपने पास ये पीए जीवा है, तो आप ध्यान रखना किसी वर्ग की स्पर्श रेखा के, किसी वर्ग की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा, खींची गई जीवा, ठीक है, जीवा से स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा शेष वृत्त में बनने वाले कोण की क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। मतलब अपन इसको 2 नंबर मान लेते हैं, और यही दोनों कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर वर्तखंड कोण कहलाते हैं, एकांतर वर्तखंड कोण कहलाते हैं। आप कहेंगे कि सर कैसे हुआ ये? दोबारा सुनो, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो ये पीए है, ये पीए अपना क्या है? जीवा है। क्या जीवा यहां पर इस वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर देगी? कर देगी। क्या कर देगी? अपने पास यहाँ पे 2 वृत्तखंड बना देगी, ये लघु वृत्तखंड और ये अपने पास दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य ये लघु वृत्तखंड में जो कोण बन रहा है वो इसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बनाए गए कोण की क्या होगा? बराबर। समझ आई मेरी बात? आई ना? और ये दोनों वृत्तखंड कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर वृत्तखंड कोण कहलाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। या फिर आप कहेंगे सर इधर बनता तो, इधर बनता तो आप ये भी कह सकते हैं। अब आप वही कंसेप्ट दोबारा मैंने कहा था ना कि इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में बनने वाला कोण किसके साथ में? स्पर्श रेखा के साथ में इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में बनने वाला कोण, लघु वृत्तखंड में बनने वाला कोण इसी जीवा द्वारा शेष वृत्तखंड का मतलब दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाले कोण की क्या होता है? बराबर। मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं, इसका विलोम भी अपन ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसी स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा, किसी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श अपने पास ये स्पर्श रेखा है और ये जीवा, किसी स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाला कोण, अब यदि दीर्घ में बन रहा है कोण तो दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में बनने वाले कोण की क्या होता है? तो इसमें लघु वृत्तखंड में कोण ये मान लीजिए बन रहा है, ठीक है। लघु वृत्तखंड कोण इस जीवा द्वारा ये कोण बन रहा है 4, तो लघु वृत्तखंड में बनने वाले कोण के बराबर होता है। तो इसके द्वारा लघु वृत्तखंड में बनने वाला कोण कौन सा है? कोण नंबर 4। तो ये कोण नंबर 3 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 4 के। और ऐसे बनने वाले कोण ही एकांतर वृत्तखंड कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांतर वृत्तखंड कोण कहलाते हैं। कोई डाउट? तो ये एकांतर वृत्तखंड कोण है, ठीक है। इससे जुड़ी हुई आपकी ये थ्योरम है। क्या है? आपकी थ्योरम है, जिसको आप देख लेंगे क्या, ठीक है। उससे थ्योरम है, उस थ्योरम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरम आपको नहीं पूछी जाती है, ठीक है। कभी कभार आपसे थ्योरम पूछ लेता है, लेकिन इस बार रेयर ऑफ केस में आपसे थ्योरम नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा इस पे, और वो क्वेश्चन जिस प्रकार का आता है वो देख लीजिएगा। अभी अपन उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। दोबारा आप एक बार पुनः दोहरा लीजिएगा। मैंने आपको पुनः कहा है कि स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा लघु वृत्तखंड में बनने वाला कोण इसी स्पर्श रेखा द्वारा, इसी जीवा द्वारा, सॉरी प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने कहा स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में बनने वाला कोण इसी जीवा द्वारा शेष दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाले कोण की क्या होता है? बराबर होता है। या आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, यदि दीर्घ में बन रहा हो तो स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बनना हुआ कोण उसी जीवा द्वारा शेष लघु वृत्तखंड में बनने वाले कोण की क्या होता है? तुल्य होता है, और वो एकांतर वृत्तखंड कोण कहलाते हैं। इससे जुड़ा अपन मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं, फिर अपने इस जो अपना लेक्चर है उसको अपन समाप्त करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखते हैं भी इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन है कि अपने पास एक आकृति दी हुई है। क्या दी हुई है? एक आकृति जिसमें PQ और XY क्या है? समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो अपने पास आकृति है, आकृति इस प्रकार है, ये वृत्त है, वृत्त पर ये PQ है, ठीक है। ध्यान से रखना, ये स्पर्श आकृति भी जाएगी PQ, ठीक है, ये PQ है, ओके। और दूसरी अपने पास रेखा है यहाँ पे RS, क्या है? XY, PQ और XY, PQ और XY है। दूसरी रेखा है अपने पास है XY, ये ध्यान से बनाना प्यारे बच्चों, ये X और दूसरी, ठीक है। अपने पास यहां पर इस
आकृति में पी क्यू और एच वाई क्या है अपने पास दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है आकृति में पी क्यू समांतर है एक्स वाई, समांतर है एक्स वाई, पी क्यू और एक्स वाई समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और अपने पास यहां पर क्या दिया हुआ है, ये आर है, ठीक है, ये अपने पास आर बिंदु है और ये अपने पास एस बिंदु है। कौन सा है, एस बिंदु। और यहां पे अपने पास क्यू आर टी ऐसे बनाया हुआ है, क्यू आर और इसको नाम दिया हुआ है टी। ये अपने पास कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है, 30 डिग्री का। कितने दिया हुआ है, क्यू आर टी 30 डिग्री का, ठीक है। ये अपने पास क्यू आर टी 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है टी एच वाई, टी एच वाई ये अपने पास हो, ये अपने पास आकृति दी हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, देखना अच्छे से इसको। आकृति में पी क्यू एच वाई अपने पास समांतर है, पी क्यू और एच वाई। अपने पास कोण क्यू आर टी बराबर 30 डिग्री है और हमसे मान किसका पूछा गया है, कोण टी एस वाई का मान हमसे पूछा गया है। ओके, तो अपने पास दिया हुआ तो याद लिख देंगे, दिया हुआ है आकृति में पी क्यू समांतर है एक्स वाई के, क्यू आर टी अपने पास 30 डिग्री है, ये तो आप लिख देंगे। अब अपने पास सबसे पहले ध्यान से सुनना, ध्यान से बिल्कुल ध्यान लगाकर देखना। मैं इसको क्या करता हूं, और एस को मिला लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप और एस को मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां से देखिए, अभी अपन ने किसकी बात की थी, किसकी बात की थी, एकांतर वृत्तखंड की ना, एकांतर वृत्तखंड की। लेकिन उससे पहले आप ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। आपने क्या पी क्यू और एक्स वाई समांतर है, पक्का है समांतर, पक्का है, ठीक है। तो पी क्यू और एक्स वाई समांतर है, तो आप मेरी बात सुनना, ये कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। क्या इसके द्वारा जो अपने पास जीवा है, इसके द्वारा अपने पास इस दीर्घवृत्तखंड में बनाया हुआ कोई कोण है, दिखाई दे रहा है आपको, कोई कोण दिखाई दे रहा है दीर्घवृत्तखंड में, दिखाई दे रहा है क्या, दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। जैसे मैंने OS OH को मिलाया, क्या RT द्वारा ये बनने वाला कोण नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर आपने ये रेखा इधर एकदम समांतरी कैसे आएगी। प्यारे बच्चों, इसके पीछे रीजन यह है, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं, फिर बात सुन लेना। लॉजिक के पीछे रीजन यह है, आपको ये तो पता है क्या कि ये जो क्या है त्रिज्या है, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पे। चलो आप उसको भी छोड़ो, उस कंसेप्ट को भी छोड़ो, यदि आपके पास ये नहीं समझ में आया, इसको तो आप समझते हो कि ये यहाँ पर केंद्र है, केंद्र और ये क्या है अपने पास त्रिज्या और ये स्पर्शरेखा, इनके मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 90 का। तो ये कितने डिग्री का कोण है, 60 का। ये तो ठीक है यार, अरे ये तो सही है, ये 60 का है, ठीक है। अब अपने पास हमें ये कोण कितनी देर का है, अपने पास है 30 का देर का है, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए टोटल ये कितने का होगा, 90 का, और ये कितने का, टोटल 90 का। तो आपको अभी भी अपन ने, जब अपन अपनी 12वीं प्रश्नावली देख रहे थे पीछे, अपन जब अपने सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब अपन ने 12वीं प्रश्नावली देखी थी, तो अपने पास PQ और एक्स वाई समांतर रेखाएं थी, ये इसका केंद्र था। तो इसको जो आरएक्स है, वो आरएक्स भी क्या होगी, एक ही सीधी सरलरेखा जो कहां से, केंद्र से होकर गुजरेगी, मतलब अपने पास एक व्यास होगा, क्या होगा अपने पास यहाँ पे व्यास होगा। तो व्यास होगा, तो ये अपने पास कितने का हो गया, 30 का, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे 30 का है, ये 60 का है, तो ये पूरा टोटल 90 का। तो ये जब व्यास है तो ये 90 का, तो ये भी कितने का आएगा, 90 का। बात अपने पास है कि THY कितने का आएगा, ठीक है। तो आप यहां से देखिए, जो THY क्या है कि एक स्पर्श रेखा और अपने पास जीवा के मध्य बनने वाला कोण है, तो इसी जीवा द्वारा शेष वृत्तखंड में बनने वाला कोण ये इसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा, 60 के। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, हल लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, देख लेना। अपने पास चूंकि PQ समांतर XY व कोण QRT बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको एकांतर वृत्तखंड वाले कोण से कर लेना, चलो कोई बात नहीं, एकांतर वृत्त वाले से कर लो। ये 30 है, तो ये कितने का होगा, 30 का होगा, तो आप इसको 30 वाले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने क्या कीजिए, चूंकि OS को मिलाया, OS को मिलाया, इससे क्या हो गया, इससे आप कहेंगे कोण QRT बराबर है, कोण QRT
ये किसके बराबर हो गया, ये इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के मध्य बना हुआ कोण है, तो इसी जीवा द्वारा शेष वृत्त में बनने वाला कोण कौन सा हो जाएगा, आर एस टी बराबर कितने का हो गया, 30 डिग्री का। आप लिखेंगे एकांतर वर्तखंड कोण, एकांतर वर्तखंड कोण, एकांतर वर्तखंड कोण। ओके, कोई दिक्कत, यहां से एकांतर वर्तखंड कोण हो जाएंगे। तो अपने पास एकांतर वर्तखंड कोण हो गए, ठीक है, आर एस टी एकांतर वर्तखंड कोण। अब आप लिखेंगे चूंकि अपने पास ओ एस लंब है किस पर, एक्स वाई पर, जो अपने पास है ओ एच है वो लंब है किस पर, एक्स वाई पर, क्योंकि अपने पास जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, क्या होती है, आप लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओके, जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, तो लंब हो गया, इसलिए अपने पास क्या हो गया, कोण ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई, ये अपने पास 30 आ गया ना, ओ एस वाई बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब यहां पर ओ एस वाई क्या होता है अपने पास, ओ एस वाई होता है अपने पास ओ एस टी, ये वाला ओ एस टी और टी एच एस वाई, तो कोण ओ एस टी और ओ एस टी क्या है, आर एस टी है भाई, ओ जो ओ एस टी है वही क्या है, आर एस टी, ओ एस टी प्लस कोण टी एस वाई बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। इसलिए अपने पास यहां से जो ओ एस टी है वही क्या अपने पास आर एस टी, तो यहाँ पे 30 डिग्री प्लस कोण टी एस वाई बराबर 90 डिग्री, और यहां से कोण टी एस वाई बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो जो हमें टी एस वाई जो चाहिए था वो कितने डिग्री आ गया अपने पास यहाँ पे, 60 डिग्री का, ठीक है। या आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, ये 90 ये 90, ठीक है, ये 30 का तो ये कितने का, 60 का, ठीक है, ये 60 का, तो अपने पास ये जो टी एस वाई है इसके द्वारा बनने वाला कौन कौन सा है, टी आर एस, तो ये 60 का तो ये भी 60 का, ठीक है, वो एकांतर वर्तखंड कौन से कर लेना चाहिए, ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो परमेय थी इसकी, ठीक है, एकांतर वर्तखंड कोण वाली जो बराबर होते हैं वो आप देख लेना, लेकिन उसको बजाय आप ये क्वेश्चन करना, इसका सॉल्यूशन ये ही आएंगे। ओके, कंफर्म है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ द प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है, पुनः, ठीक है, इसलिए मैंने आपको 2 बार बेस्ट ऑफ द लक कहा है, क्योंकि आप इस प्रश्नावली को अच्छे से देखना। सुबह वाली क्लास में जो अपने 12वीं देखी थी और अब अपने जो 10वीं और 13वीं देखी है वो अच्छी प्रश्नावलियां हैं। यदि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आगे आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। ओके।